आप उठे, जिस बिस्तर पर सो रहे हो वो कहाँ से आया? वो ट्रांसपोर्ट होके ही आया। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ, इतना महत्वपूर्ण हम लोगों का विवाह होने के बावजूद भी, ऐसा हम लोगों का ये व्यापार होने के बावजूद भी ना हमें व्यापारी का दर्जा है और ना हम लोगों को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। 1%, मात्र 1% व्यक्ति भी इस व्यापार को करना नहीं चाहे। लाइसेंस तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मुफ्त जारी होना चाहिए, उसका परीक्षण करने के बाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खास प्रोग्राम द रियल टॉक शो में। मैं हूं आपके साथ राज यादव। दोस्तों, परिवहन और संचार की यदि हम बात करें तो इसके बिना शायद आज अर्थव्यवस्था हो चाहे सामाजिक संरचना हो, अधूरी ही नजर आती है। तो इसी विषय पर विस्तार से हम जानेंगे कि परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की हमारी लाइफ में क्या भूमिका है, क्या महत्ता है। हमारे साथ बातचीत के लिए आज के हमारे खास गेस्ट हैं राजपाल यादव जी, जो उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आगरा जिलाध्यक्ष हैं। राजपाल जी, कार्यक्रम में स्वागत। सर, सबसे पहले आज एक ऐसा विषय जिसको यदि हम सोचें, ट्रांसपोर्टेशन, तो इसके बिना लाइफ अधूरी सी लगती है। आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन आखिर क्या है और ट्रांसपोर्टर्स की आज की जो स्थिति है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज आपने जिस तरह से द रियल टॉक शो में हम ट्रांसपोर्टर की बात रखने के लिए जो आपने प्रोग्राम किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, धन्यवाद आपका। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एक वो व्यवसाय है जो व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए, अगर उसको कुछ व्यापार नहीं कर सकता तो वो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय कर सकता है जी। वो करता भी है भाई। अगर किसी के पास टेक्निकल हुनर नहीं है, वो शिक्षित नहीं है और उसे जीवन तो जीना ही है जी, तो उसको आसान राह लगती है कि कुछ पूंजी लगा के, कुछ फाइनेंस द्वारा अपना फाइनेंस करा के और उस व्यापार में अपने व्यापार को चला सकता है और उससे अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है, परिवार का लालन पालन कर सकता है। ऐसी मंशा के साथ में हमारे इस व्यापार में हर वर्ग का व्यक्ति जी, जो संसाधन से युक्त है वो भी, और जो अभावग्रस्त है वो भी इस हमारे इस व्यवसाय का पार्ट है। इसका थोड़ा सा समझने का विषय यही है कि ये व्यापार जो व्यवसाय है ये हम लोगों की जीवन शैली है, दिनचर्या है, उसका एक आधारभूत शिला यही है। इसके बिना जो हम लोगों को दैनिक जो व्यवस्था है, दैनिक जरूरतें हैं, वो इस व्यवसाय के बिना पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण व्यवसाय है। आज जब आपको सुबह के घर से जब चाय से नाश्ते से लेकर शुरुआत होती है, दिन लंच तक होती है और डिनर तक जो व्यवस्था होती है, वो कहीं ना कहीं इसमें इस व्यवसाय का पूर्ण रूप से इसी का संसाधन है जो आप लोग इन दिनचर्याओं में रह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक दुर्भाग्य का विषय यह है कि इस व्यवसाय करने वाले लोगों को सम्मान नहीं मिलता। मतलब आप कह रहे हैं कि हर जरूरत का साथी जरूर है लेकिन सम्मान नहीं। हाँ। कैसे? ये हम लोगों की जबरदस्त पीड़ा है और आज आपके माध्यम से इस पीड़ा को व्यक्त करने का हमें मौका मिल रहा है जी। सर्वप्रथम तो ये एक सामाजिक, देखो आज व्यापार सब तरह के लोग करते हैं जी। एक परचूनी दुकान वाला वो भी व्यापारी है, वो व्यापार करता है। एक फैक्ट्री संचालक है, वो भी व्यापार करता है, वो व्यापारी है। हर तरह के व्यापारी है, सैकड़ों तरह के व्यापार है, उनको व्यापारी का दर्जा मिला, लेकिन इस ट्रांसपोर्टर को भी व्यापारी का दर्जा नहीं मिला। ओके। तो शुरू से हम लोग को काफी मांग रही है, हमारे संगठनों की मांग रही है कि हम लोग जो व्यापार करते हैं, क्योंकि हम भी व्यापारी हैं और हमारे इस ट्रेड को व्यापारियों को दर्जा मिले। अच्छा, कितने ही मतलब व्हीकल्स हों, कितनी भी इकोनॉमिक पे आप काम कर रहे हों, लेकिन आपको व्यापारी का दर्जा नहीं मिलता? नहीं मिला है। इसकी मांग हमारी लगातार जारी है और हम लोग संगठनों के माध्यम से मांग करते भी रहते हैं कि भाई हम भी तो आप लोगों की सेवा के लिए हैं, हम आप लोगों के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीवन जो दैनिक चल रहा है वो हमारे बिना शुरू होती ही नहीं है। उसी पे धुरी यही है भाई।
एक बात बताओ, आप राशन का सामान ला रहे हो, उसका व्यापारी कह रहे हो वो राशन से आपको चले, लेकिन आप सबसे पहले सब उठ गए जब आपके बच्चों को दूध दिया जा रहा है, बच्चा दूध पी रहा है जी, आपके घर में जो सब्जी बन रही है, जैसे नाश्ता बन रहा है, फास्ट बन रहा है, ब्रेकफास्ट जो बन रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल वो हमारा ड्राइवर ला जी। वो हमारा ड्राइवर ला रहा है और दिन रात चल के ला रहा है। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि सामान हो या लोगों को आना अरे पहुंचाना हो, ये राशन तो समझिए, है तो अब सब मैं कह रहा हूँ एक बात सुनो, चाहे राशन हो, एक बात सुनो, आपकी अब व्हीकल है, आप आज बिना व्हीकल के कोई व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता। उस व्हीकल को भी लेकर काम आते हैं, फैक्ट्री से व्हीकल चलकर नहीं आते, वो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं। बिल्कुल। आप मुझे अपने जीवन का एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति ये बताए कि बिना ट्रांसपोर्टेशन के वो एक कदम चलता कहाँ है? नहीं चलता। बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं कि जो सोसाइटी में एक अहम भूमिका में है ट्रांसपोर्टर, वो आज सोसाइटी में स्वीकार्यता में नहीं है जिस तरह से वो आपके साथ चल रहा है। एक पग भी आपका बिना ट्रांसपोर्ट के नहीं है, इस बात को आप कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं सर। तो आप उठे, अब जिस बिस्तर पर सो रहे हो वो कहाँ से आया? वो ट्रांसपोर्ट होके ही आया। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ, इतना महत्वपूर्ण हम लोगों का विभाग होने के बावजूद भी, ऐसा हम लोगों का ये व्यापार होने के बावजूद भी ना हमें व्यापारी का दर्जा है और ना हम लोगों को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है जी। हर तरह से हम लोगों को उत्पीड़न होता है। और क्योंकि अगर आज हम उत्पीड़न पर अगर बात करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आपके शो में हम 2-4 दिन गुजार दें, लेकिन हम लोगों के उत्पीड़न इतना इस कदर है। जी सर। तो उन पहलुओं पे ही चलते हैं कि शुरुआत में आपकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आपने कहा कि हमारा ड्राइवर होता है। किसी ट्रांसपोर्ट की यदि हम बात करते हैं, परिकल्पना होती है, तो सबसे पहले व्हीकल आप जरूर लेंगे, लेकिन उसको चालक की जरूरत तो होगी, सारथी की जरूरत होगी। तो इस सारथी की जो स्थिति है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, किस तरह से? मैं उसी बात से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैंने वाहन निकाल लिया, वाहन निकालने के लिए सर्वप्रथम चालक की आवश्यकता है जी। आज आप एक बात बताइए मुझे कि एक निम्न वर्ग का आदमी, जिसको हम सबसे कहते हैं मजदूर, गरीब, दिहाड़ी वाला, सबसे जो हम लोग जिसको बोलते हैं वो दिहाड़ी मजदूर है या रिक्शा चालक है जी, क्या उसकी मंशा है कि आज उसका बेटा ड्राइविंग करे? क्या वो चाहता है कि उसका बेटा ड्राइवर बने? नहीं। अब ये बताओ, जब उसका बेटा नहीं चाहता ड्राइवर बने और जो ड्राइवर बनने जा रहा है, तो उस ड्राइवर को आज जहां गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए, जहां गवर्नमेंट को ड्राइवर इस व्यवसाय को आगे ले जाने के, ड्राइवरों को कहीं ना कहीं आगे लाना चाहिए, या जिस तरीके से हम कहेंगे उनको पैदा करना चाहिए, वो हम कहाँ कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ एक उपयोगी बात बता रहा हूँ, क्योंकि ड्राइवर हम लोगों ने कितना उपयोगी है। और उस ड्राइवर को आज, क्योंकि मैं खुद एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मोटर मालिक हूँ, आज भी इस किसी भी ड्राइवर की सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह से ज्यादा नहीं है। और यही सैलरी अगर हम विदेशों में बात करें तो लाखों में होती है। क्या 15,000 में कोई अपना जीवन यापन कर सकता है? 15,000 की नौकरी के लिए वो रात दिन गाड़ी चलाता है, रिस्क लेता है। वो जब घर से जाता है तो पता नहीं कि वापस आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल। यहाँ हम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, कई बार आपके ट्रांसपोर्टर्स कंपटीशन कराते हैं मंडियों का, वो क्या है? नहीं, कंपटीशन नहीं कराते। मैंने क्या बताया आपको, जो सुबह ताजी फल, ताजी सब्जी मिल रही है, वो एक ड्राइवर ही उपलब्ध करा पाता है। अब लेकिन उसे उपलब्ध कराने के लिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज करो कोई मंडी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, तो वहां से वो व्यापारी उसको जब माल देता है तो माल देने के साथ में उसे ये निर्धारित कर देता है कि आपको 10 घंटे के अंदर उस मंडी में जाके मेरा माल पहुंचाना है जी। अब वो 10 घंटे जब वो ड्राइविंग करके आ रहा है, 10 घंटे में उसको सांस भी लग सकती है, उसको कोई भी दिक्कत हो सकती है, रास्ते में उसे भूख भी लग सकती है, प्यास भी लग सकती है, जाम मिल सकता है, कुछ भी मिलता है। बस जो आप जब वाहन लेके निकलते हैं तो आपको शहर में ट्रैफिक मिलता है, कौन सी परिस्थितियां उसको आप गुजरते हो। अगर वो ड्राइवर किसी परिस्थिति गुजरते आया और उसने आपने 10 घंटे की जगह वो कहीं 11 घंटे में आ गया, तो उसको उसके जो माल का जो मेहनताना जो भाड़ा है वो भी उसको नहीं मिलता है उसको। मतलब ये लक्ष्य था कि 10 घंटे में पहुंचना, 10 घंटे के अंदर पहुंचाया, नहीं पहुंचाया तो उसको हम जो हमारे व्यापारी है, जो हमारे जो लोग काम करने वाले हैं, वो उनको उसको भाड़ा भी नहीं देते कि आपकी वजह से हमारा इतना नुकसान हो गया, 1 घंटे आप लेट आए हो, आप आओ, चाहे 10 लोगों को एक्शन कर दिया हो, लेकिन मेरे पास 10 घंटे में मैं टाइम किया, 10 घंटे में आओ। ये तो जो रोड पर चल रहा है उससे पूछो कि रोड की परिस्थिति क्या है जी। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज। और उसमें क्या किया, होता क्या है कि इसमें एक बड़ा
हमारे दुख का विषय भी है, क्योंकि देखो लालच इस जीवन का एक पहलू है। लालच सदियों से चला रहा है, लालच कभी खत्म नहीं होता। तो उस समय ये व्यापारी हमारे ड्राइवर को 2,000 का, 4,000 का, 5,000 का लालच भी देते हैं जी कि आपको अपने 5100 इनाम के देंगे, आपको 10 घंटे में वहाँ मल्टी लगेगी, 10 घंटे में आपको गाड़ी लेके वहाँ पहुँचना है। उस स्थिति में क्या होता है कि चालक जब एक उसे लगता है कि मैं अब पहुँचने में असमर्थ हूँ, तो वो अपनी जो गति सीमा है उससे भी आगे थोड़ा निकलने की कोशिश करता है, और ऐसी चीज़ों हादसे भी हो जाते हैं और लोगों के परिवार खुद अपनी जान से भी जा सकता है ड्राइवर, और दुर्घटनाएं हो जाती है किसी एक बिल्कुल जो कि जिसको मतलब नहीं है, उस किसी ऐसे व्यक्ति का भी परिवार तबाह हो सकता है। तो हम लोगों को इस मामले में हम लोग कई बार मांग उठाई और कहते आए हैं कि आप अगर इस तरह का खाना हमारे ड्राइवर को माल लेकर आ रहा है, अगर किसी कारणवश वो लेट हो रहा है, तो आप उसकी जो उसके आपने इनाम घोषित किया वो इनाम न दे, लेकिन उसका मेहनताना जो भाड़ा है उसको वो दे दिए। मेहनताना तो मिलना चाहिए। बिल्कुल। एक समस्या और आती है, कई बार ये देखने में आता है कि जो ड्राइवर्स हैं वो अपनी नौकरी कहीं कर रहे होते हैं, अपने लाइसेंस यूज करते हैं, लेकिन जब उस लाइसेंस की समय सीमा निकल जाती है, रिन्यू होना होता है, और वो अपनी नौकरी के दबाव में उसे रिन्यू नहीं करा पाता। वहाँ क्या क्या चुनौतियाँ हैं? मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ। अभी मैंने आपसे कहा कि ड्राइवरों का अभाव है। जहाँ एक तरफ तो जहाँ ड्राइवरों का अभाव है, सरकार लाइसेंस की फीस और लाइसेंस की प्रक्रिया को दिन पर दिन महंगी करती जा रही है। ये लाइसेंस कभी जो 1,500 में बन जाया करते थे, अब वो लाइसेंस 10-10, 15-15 हजार रुपए में बन रहे हैं, और बनाने के लिए वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं जिनको खुद ड्राइविंग नहीं आती। ये अब कुछ प्राइवेटाइजेशन होने गया है कि अब किसी स्कूलों से, ट्रेनिंग सेंटर से लागू तब लाइसेंस। हम ये कह रहे हैं कि जब सरकार परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग अपने आगे उनकी जांच करे, परिवहन विभाग जो उनसे उनका टेस्ट ले, उसके बाद में लाइसेंस जारी करे। और ये लाइसेंस तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मुफ्त जारी होना चाहिए, उसका परीक्षण करने के बाद। परीक्षण हो लेकिन फीस न लीजिए, फीस ना हो, क्योंकि पहले ही अभाव है, पहले ड्राइवर उत्पन्न नहीं हो रहे, और जब आप इतने भारी भरकम फीस रखेंगे तो कौन आपके यहाँ आना चाहेगा। और होता क्या है कि अब सपोज को किसी जरूरतमंद व्यक्ति ने लाइसेंस पैसे के अभाव में बनवा नहीं पाया, गाड़ी चलाना वो जानता है, गाड़ी चलाया, उसमें गाड़ी पे चला गया, अब हादसा हो गया। अब हादसा होने की स्थिति में जब गाड़ी के वाहन का बीमा भी है, तो ना तो वो वाहन उस वाहन स्वामी को बीमे का लाभ मिल पाता जी, और ना ही उसकी चपेट में आने वाला जो भी हादसे का शिकार व्यक्ति है उसका लाभ उसको भी नहीं मिल पाता। दोनों ही जगह स्थितियां बिगड़ती हैं। दोनों ही जगह स्थितियां बिगड़ती हैं, क्योंकि बीमा कंपनी ये कहकर निकल जाती है कि इसका लाइसेंस नहीं था, और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि जैसे ड्राइवर का लाइसेंस है जी, और किसी कारणवश अगर वो उसको रिन्यू नहीं करा पाया है जी, और हादसा हो जाए तो भी बीमा कंपनियां पैसे नहीं देती। अब आप एक बात बताइए, वो व्यक्ति एक बार ड्राइवर बन गया, ड्राइवर उसका लाइसेंस उसका बन गया, उसने गाड़ी चला ली, लाइसेंस आपने प्रूफ कर दिया, उसको आपने पास कर दिया, लाइसेंस है जी, क्या रिन्यू ना होने की स्थिति में उसने ड्राइविंग भूल गया क्या? नहीं ना। लेकिन एक आपने कहा एक जरा सी फीस जमा नहीं हुई, जरा से आपके यहाँ से दोबारा से अगर आपका स्टैंप नहीं लग पाई, तो समझो बीमा कंपनी को लाभ मिल गया, और जहाँ उसको लाखों का जो उसको बीमा देना था वो लाखों रुपए बीमा कंपनी पहुंचा। यहाँ एक चीज़ और हम राजपाल जी आपसे जानना चाहेंगे, ट्रांसपोर्टर्स मोस्टली अलग अलग जगह से अपना आते हैं और अपना व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट यूनियंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये संगठन क्यों बनाए गए, क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे आज आप यूनियन के रूप में खड़े हैं? देखो, हम लोगों के, मैंने भी बताया, हर पग पर हम लोगों की समस्या है, हर पग पर हम लोगों की समस्या है। उसमें परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए रूल्स है जी, उस रूल्स का सरकारी लोग बड़ा उपयोग करते हैं। आज नया वाहन आया, नया वाहन कंपनी ने बनाया जी, उस जो वाहन जब नया निर्मित होता है तो जो परिवहन विभाग उसकी स्वीकृति देता है, परिवहन विभाग के जो मानक के अनुसार वो वाहन होता है। उसके बावजूद भी जब हम उसको रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आसानी से नहीं करता विभाग, तरह तरह की खामियां निकाल के, मतलब जब तक उनको
उसके एवज में उनका अलग से एक्स्ट्रा जी नहीं दिया जाता, या उनके लिए जो अलग से उनकी सुविधा शुल्क नहीं दी जाती, तो हम लोगों की गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति है, किसी भी व्यापारी के साथ, किसी ट्रांसपोर्टर के साथ या किसी परमानेंट व्यवसायी के साथ गलत होता है तो हम लोग उनकी मदद करते हैं, और समय समय पर हम उन्हें ये जागरूक करते हैं कि ऐसी तमाम ऐसी समस्या है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, तो रास्ते में जाते समय आप जो कभी ड्राइवर घर से ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो उनको अपने क्या शारीरिक रूप से, जैसे कि यौन संबंधित तमाम शिकायतें ड्राइवरों की होती है, हाँ, उनमें हम जागरूक कई बार समस्याएं आई हैं, परीक्षण कराए जाते हैं, हम लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि आप इन चीज़ों से बचें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं जी, क्योंकि ड्राइवर को जब उनको लॉन्ग रोड पर निकलते हैं तो कई बार ऐसा है, क्योंकि पंजाब के कुछ प्रांत के ऐसे ड्राइवर हैं वो थोड़े और तरह के नशा करते हैं, जी, तो हम नशे के प्रति जागरूक करना, जी, समझ नहीं, और हाँ, नशे की हालत में तो आप गाड़ी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे को भी शिकार बना तो इसलिए उन लोगों को जागरूक करना, और उनके अलावा हमारे ट्रेड में आने वाली समस्या है जिनके लिए व्यवसायी परेशान होता है, उन व्यवसायियों की बात को आगे रखना, जी, और हम लोगों की जो मांगे हैं उन मांगों को रखना, मतलब इस ट्रेड की जो व्यवस्था है उनमें जहाँ जहाँ दिक्कतें आती हैं, खामी आती है, संगठित होकर आप लोग संगठित होकर हम लोग जाते हैं समय समय पर। अभी जैसे सपोज करो डीजल है, पेट्रोल है, तमाम ऐसी चीजें एकदम हम पे लाद दी जाती है, टैक्स है, समझे। अभी हम इतने टैक्स देने के बावजूद देखिए, रोड टैक्स हम देते हैं जी, गुड टैक्स हम देते हैं, फिटनेस हम कराते हैं, एक वाहन नया वाहन लेने के बावजूद भी 10 तरह के ऐसे टैक्स हैं जिनकी जब रसीद करती है, तब उसके बाद में हमारा वाहन रजिस्ट्रेशन हो पाता है, तब वो कहीं सड़क पर आएगा, तब कहीं सड़क पर आता है। तो उनमें जब सरकार है उनको लगता है कि राजस्व कम आ रहा है, तो चाहे जब हम पर जिस तरह से वो अपने जो भी उनके नियमावली है वो हम पर थोप देते हैं, उसको लेकर हम लोग कई बार ये भी देखा है कि सरकार के प्रतिनिधि आपके यूनियंस के साथ भी बातचीत करते हैं, कभी पॉलिसी बनती है तब आमंत्रित किए जाते हैं? नहीं, पॉलिसी बनाने में कभी हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन मैंने इतना भी क्या बताया आपसे कि हम लोगों के ऊपर ये नियमावली ये थोपना, ये सरकार की, सारी सरकारों की मंशा नहीं है, किसी एक सरकार की मंशा नहीं है। उनको ये लगता है कि यही एक ऐसा व्यवसाय है, ये ऐसा है, इनको दबा दो, ये इनकी आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि हम लोग कई लोग संगठन के माध्यम से कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे संगठन को तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि हम लोगों का, मैंने क्या बताया कि हमारे व्यापार को करने वाला एक धनाढ़ व्यक्ति भी है और हमारे व्यापार को करने वाला एक निम्न व्यक्ति है। तो उसमें हम लोगों सब तरह के लोग जुड़े होते हैं। किसी तो जो धनाढ़ है वो तो अपने आप को कुछ दिन के लिए रोक सकता है, लेकिन जो व्यक्ति जिसको जीवनचर्या उससे चल रही है, तो उस समय वो संगठन में शामिल नहीं हो पाता, उस तरह से संगठन मजबूत नहीं हो पाए। कोशिश हम लोगों की रहती है कि संगठन को मजबूत करें, जिससे हम अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाएं। अभी हाल ही में अभी टोल टैक्स बढ़ा दिए गए, हम लोगों की तरफ से कोई आवाज नहीं उठी, नहीं उठा, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन, हम लोगों ने एक आध ज्ञापन दे दिया है, की बात टोल टैक्स को लेके वैसे चाहते क्या है आप लोग? जब सारे टैक्स हम लोग दे रहे हैं, जब इतने सारे हम टैक्स दे रहे हैं, तो टोल टैक्स क्यों? रोड पर आप हमसे रोड टैक्स ले लो ना, रोड पर जब वाहन चल रहा है उसको हम रोड टैक्स दे रहे हैं जी। तो फिर अब एक बार रोड जब बना है, रोड का टैक्स हम दे रहे हैं, तो फिर टोल टैक्स कहाँ से आ? और उसके बावजूद भी चलो हमने ये बात, हम तो ये मान के चलते हैं कि इसी व्यवसाय से अगर देश को चलना है, तो हम तो ये मानने को तैयार है कि आप टोल टैक्स की अगर बात कर रहे हो, तो टोल टैक्स में टोल परमिट दे दो। भाई आपने हमें परमिट दे दिया, ऑल इंडिया परमिट दे दिया, उत्तर प्रदेश परमिट दे दिया, उसका एक बार में जमा हो जाए, एक बार में हम सालाना जमा करते देते हैं, 5 साल का जमा कर देते हैं, साल का जमा कर देते हैं। ऐसे ही जैसे कि नेशनल परमिट है 1 साल के लिए होता है, तो हम कहें हमें भी टोल परमिट 1 साल के लिए दे दो जी। ये हम लोगों की मांग रही है। हमारे संगठन उच्च स्तर के जो हमारे संगठन है, हमारे दिल्ली लेवल के संगठन है, वो मांग करते हैं, लेकिन कभी उनको नजरअंदाज कर दिया जी। कई बार ओवरलोड की बात आती है और चलते रोडों पर गाड़ियों को रोका जाता है, और कई बार ये भी देखा गया। तो ये मैं बिल्कुल, ये भी आप ये आपके संज्ञान में है, बहुत अच्छा है। क्योंकि अब देखिए, एक व्यापार और उस व्यापार से सम्मिलित करने वाले 3 व्यक्ति जी। भाई एक तो ट्रांसपोर्टर, हम ट्रांसपोर्टर है, हमने अपना वाहन भेज दिया,
अब वाहन व्यापारी के क्या विभाग को ये बात, विभाग हमारे वाहन जो जब बनते हैं तो उनकी एक नियमावली पहले से होती है कि ये वाहन इतने वजन के लिए क्वालिफाई है, कैपेबल है, ये इतना वाहन इतना ही वजन लिया पाएगा। जब व्यापारी के जाते हैं तो व्यापारी कहता है मेरे 200 किलो एक्स्ट्रा इसको लेके जा। अगर हम मना करते तो व्यापारी हमें मान नहीं देता। अब हमने तो वो 200 किलो व्यापारी के कहने पर लोड कर लिया जी, और भूले भटके से हमें हमारे परिवहन व्यवसायी जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने कहा चांस में अगर हम सामने आ गए तो सारा दोष सिर्फ हमारे सर मर दिया जाता है। उस 200 किलो की वजह से कि एक उस जो ड्राइवर को 100-200 का लालच मिला या 500 का लालच मिला, और जो परिवहन व्यवसायी का 20,000 का 30,000 का 40,000 का चालान, तो उसके लिए हम तो दोषी हैं, वो व्यापारी दोषी नहीं है जिसने अपना माल ओवरलोड किया है। भाई इस ओवरलोड को जब हमारे ड्राइवर ले जा रहे हैं या हम लोग ले किसी कारणवश या मजबूरी में ले जा रहे हैं, हमारा तो लालच जाग जाता है। हमें तो ये लालच होता है कि थोड़े पैसे हमें ज्यादा मिल जाएंगे, जाना हमें नहीं है, हमारा डीजल उतना ही लगना है, थोड़े 2 पैसे में हमारा लालच जागा। लेकिन ये जो बड़े बड़े व्यापारी है इनको नहीं लगता, इनको नहीं चाहिए कि जितनी गाड़ी की पासिंग है उतना लोड करें, लेकिन उसके लिए होता क्या है, दोषी केवल मात्र ड्राइवर का जाता है, व्यापारी पर ओवरलोड ओवर हाइट समझे नहीं। अब हल्के माल होते हैं ओवर हाइट कर देते हैं, ओवर हाइट पे हमारे लिए 20,000 का जुर्माना है। तो ओवर हाइट जब कर रहे हो तो ओवर हाइट के लिए ये सब जुर्माने और जो भी जो नियमावली है सब ड्राइवर या इस परिवहन व्यवसाय पे ही क्यों, ये उस व्यापारी पे भी तो लागू हो सकती है कि आपने ये कौन लोड किया, जिसने माल लाया था आपके, जिसने, अरे व्यापारी जिसके थ्रू हमारी गाड़ी है, जिसके थ्रू जिसका हम माल लेके जा रहे हैं, उसको उसने जब गाड़ी की कैपेबिलिटी 4 टन की है और उसमें आप 5 टन वजन डाल रहे हो तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट दोषी है, व्यवसाय दोषी है। इसके लिए वो वाहन माल जो माल वाहक है, माल स्वामी है, क्या वो दोषी नहीं है? आप कह रहे हैं कि व्यापारी और ट्रांसपोर्टर में यदि सामंजस्य बन जाए तो शायद ये ओवरलोड ओवर हाइट की समस्या से ही नहीं जूझना पड़ेगा। सामंजस्य इसलिए नहीं बनता, सामंजस्य तो बनना चाहिए जी, मैं तो कह रहा हूँ नियमावली बननी चाहिए। जब तक जैसे अब हम पर सरकार ने नियमावली बना दी कि अगर आपका वाहन अगर 100 मतलब जो आपके नियमावली में जितना आपका पंजीकृत है या नियमावली में जितना आपका लोड स्वीकृत है उससे अगर आप 50 किलो भी ज्यादा ले जाओगे तो आपको 20,000 का जुर्माना है जी। तो ये अगर जुर्माने अगर व्यापारी पर कर दिए जाए कि आप जिस वाहन को लोड करें उस वाहन की कैपेसिटी देख के उसके अंदर उतना माल डालें, अगर उसके बाद में अगर वाहन करके पकड़ा जाता है या किसी अधिकारी की जांच में आता है तो जो आधा जुर्माना आपके ऊपर है, जुर्माने का हिस्सेदार आप भी हो, जुर्माने हिस्सेदार आप जैसे बन जाए ओवरलोड खत्म। ओके, मतलब इस समस्या का निस्तारण भी यदि देखें तो दोनों को जिम्मेदार ठहराती हुई कार्रवाई हो। गवर्नमेंट नहीं चाहती जी, ये सब चीजें गवर्नमेंट नहीं चाहती, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने जो परिवहन हमारे अधिकारी है जो रोड पे निकलते हैं, चेकिंग पे निकलते हैं जी, तो वो जब तक ये चालन नहीं करेंगे तो देश को राजस्व से मिलेगा, तो देश को राजस्व से मिलेगा। तो ये एक बात है, लेकिन दूसरी बात जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि यदि उसमें डर व्यापारी को भी हो, व्यापारी को तो व्यापारी नहीं करेगा, तो व्यापारी फिर इस चीज को करना मतलब चाहेगा ही नहीं, जब उसे ये डर होगा कि कार्रवाई की जद में मैं भी आ सकता हूँ। हम तो रिस्क लेते हैं जी, हम व्यवसायी हैं, परिवहन व्यवसायी, हम तो रिस्क इसलिए लेते हैं कि हमें ये लगता है कि आज हमारा व्यवसाय घाटे में जा रहा है जी, हमें पैसे की नीड है, जरूरत है, दिन रात रोड पर चल रहे हैं, वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हमारे मन में लालच जागा, हमने थोड़ा सा ओवरलोड लोड कर दिया। लेकिन हमने लोड किया तो 20,000 का रिस्क लिया या जो जितना होता है उस रिस्क लिया। व्यापारी ने कौन सा रिस्क लिया जी, उसने क्यों ओवरलोड किया? तो जब ये रिस्क अगर मुझे लगता है, अगर मैं करता हूँ तो मैं डरते जाता हूँ, तो व्यापारी को ये डर महसूस होना चाहिए कि जिस वाहन में जा रहा है इसमें आधा जुर्माना मेरे पास भी हो सकता है या इतना मेरे लिए जुर्माना निर्धारित हो सकता है, इतना जुर्माना मुझे भरना पड़ सकता है, तो इस देश के अंदर ओवरलोड की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी यदि हम बात करें इस समय सरकार से किस तरह का सामंजस्य ट्रांसपोर्टर्स चाहते हैं, जिससे कि नए जो लोग हैं जो इस उद्यम में आना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं ट्रांसपोर्टर्स, तो उनको लिए क्या मैसेज रहेगा, सरकार ऐसे क्या कदम उठाए? देखिए, पहले तो आपने कहा कि जो बनना चाहते हैं जी, ऐसी स्थिति इस समय वर्तमान हालत में नहीं जी, ट्रांसपोर्टर बनना नहीं चाहते। आज की तारीख में मैं समझता हूँ 1%, मात्र 1%
व्यक्ति भी इस व्यापार को करना नहीं चाहे। तो जो बरकरार है वही बने हुए हैं। जो बरकरार है, या जैसे मेरे पिताजी मेरे करते आ रहे थे, तो मेरे को विरासत में मिला तो मैं कर रहा हूँ। और जो बहुत से ऐसे पुराने ट्रांसपोर्टर जो विरासत में थे, उन्होंने भी स्टेट को छोड़ के जाने लगे, अपने बच्चों को दूसरी स्टेट में जाने लगे। वो कहने लगे स्टेट को मत करो। अब इस स्टेट में जो पहले बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे वो करते थे, या संपन्न व्यक्ति स्टेट में आता था, अब धीमे धीमे स्टेट की हालत ये होती जा रही है कि जैसे कि आज मेरे यहाँ कोई ड्राइवर है, उसने कल अपने लाइसेंस बनवाया या अपनी व्यवस्था करी या अपने नाम से गाड़ी फाइनेंस कराई, वो स्वतः ही व्यवसायी बन गया, इस काम को करने लगा है। तो अब ऐसे लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और इसी क्रम में कई ऐसी घटनाएं भी घटती हैं, क्योंकि आदमी की जरूरत ज़्यादा है, व्यवस्थाएं कम है जी। तो अब जो अच्छे लोग हैं या अच्छी स्ट्रेंथ के रखने वाले लोग हैं, जो अपने आप में सक्षम लोग हैं, वो लोग अब इस व्यवसाय से किनारा करना चाहते हैं। तो ये वाली बात तो ये रही कि आने वालों के लिए हम क्या संदेश देंगे। तो आने वाले तो है ही नहीं, जाने वाले तो है, जाने वालों को कैसे रोकें। मतलब अब जो नए ट्रांसपोर्टेशन व्यापार में आना चाह रहे हैं, आना नहीं चाह रहे, अब जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम व्यवस्था, ये जो हमारे संगठन है कोशिश ये करेंगे, आने के तो आएंगे ही नहीं, लेकिन जो जा रहे हैं उनको तो रोक ले। जो बने हैं वो बने, वही बने रहे। तो अभी एसोसिएशन की और कुछ नई मांगे जो इस समय वर्तमान में मौजूद हों मैंने भी सरकार के समक्ष। हाँ, मैंने वही कहा, मैंने भी आपसे यही बताया कि हमें बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस जीवन की। सुख सुविधा हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। इस देश के अंदर अगर आपातकाल आएगा तो सबसे पहले जिम्मेदारी इस विभाग को है जी। सब अभी एक पिछला एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जब कोरोना काल आया जी, सब लोग अपने घरों में कैद थे, सब लोग अपने घरों पर सो रहे थे। उस समय हमारा ड्राइवर रोड पर था, सड़कों पर था। अगर उस समय अगर हमारा ड्राइवर भी घर में बैठ जाता तो जो दैनिक चर्या लोगों के जीवन की वो कहाँ से उपलब्ध हो पाती है। हाँ, जो भी रसद है, संसाधन है, जो भी संसाधन है, रसद नहीं मिल पाता, वो कहाँ से हो पाती है। वो सब हम लोगों ने उपलब्ध कराई जी। और हम लोगों जान की बाजी लगाते हुए हम लोगों ने बखूबी उस समय देश की सेवा की। आपके प्रदेश में चुनाव आता है, सबसे पहले हम पर कार्रवाई किए जाते हैं। अभी सपोज करो मेरी गाड़ी जा रही है, सबसे बड़ा दुख का विषय तो ये है कि हमसे, हमारे ड्राइवर से पुलिस विभाग, ये विभाग, वो जिस तरह से जिस अभद्र भाषा से बात करते हैं, ये बड़ा तकलीफ का विषय है। सम्मान से दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता, यही इसीलिए अब नए व्यक्ति इस ट्रेड में नहीं जाना चाहते, क्योंकि पहले ड्राइवर साहब कहा करते थे, ड्राइवर साहब जी। पहले हमारे ड्राइवर को जो भाषा शैली हुआ करती थी, तो ड्राइवर साहब, हाँ ड्राइवर साहब, इस तरीके से ड्राइवर को साहब अमूमन बातचीत में देखने को मिलता है, ड्राइवर साहब। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि वो साहब शब्द कहाँ चला गया जी। वो साहब शब्द गायब हो गया। अब तो उसे ओए इधर आ, उस भाषा शैली से बुलाया जाता है, बड़ा तकलीफ होती है। आज मैं बैठा हूँ, मैं 20 लाख की 30 लाख की गाड़ी लेके चल रहा हूँ, मैं स्वयं मालिक हूँ और मैं स्टीयरिंग पर बैठा हूँ। तो जो पुलिस महकमे के व्यक्ति हैं उनसे मेरा बड़ा अनुरोध है, इस तरह की भाषा शैली किसी व्यक्ति के साथ ना इस्तेमाल करें। जो करते हैं बड़ा तकलीफ होती है जब उससे कहते हैं नीचे तक क्या, और कुछ तो सीधे गाली दे के बात करते हैं। तो बड़ा यही वजह है कि ये हमारा ये व्यवसाय दिन पर दिन गर्त में जा, इसीलिए नई पीढ़ियां आप कह रहे हैं कि नहीं आना चाहती हैं, कि ये कारण भी बड़ा कारण हो सकता है। आचरण सम्मान की दृष्टि से जी। मैंने जब बताया कि इतना बड़ा हम लोगों का व्यापार है, हर कड़ी में हम मौजूद हैं, उसके बाद में मान सम्मान हम लोगों की तनिक नहीं है, तो क्या करें। अभी बता तो रहे, अभी जैसे सब अभी आपके चुनाव घोषित हो जाए, सबसे पहले हमारे वाहनों को पकड़ा जाएगा। उनको नहीं मालूम कि हमारे वाहन की किससे टूटी हुई है, उनको नहीं मालूम मेरे घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, मेरे घर में क्या मेरी आर्थिक मेरी मालिक स्थिति क्या है। लेकिन आपने तो वाहन पकड़ा, आपको ये जानना पड़ेगा, और नहीं जाओगे तो हम आपका परमिट कैंसिल कर रहे हैं, लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। ये इस तरह की हम इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अब हम लोग कह रहे हैं, हम लोगों की मांग है आपके चैनल के माध्यम से, बहुत अच्छा फील महसूस हो रहा है कि कम से कम शायद आपके के ही चैनल से जाए, लेकिन हमारी आवाज़ तो जाए। जब हम रोड पर गुजरते हैं तो
आज एक प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मुझे एक ऐसा संस्थान बताइए जिसने गवर्नमेंट ने इन मोटर मालिक के लिए या ड्राइवर के लिए कहीं ऐसा कोई एक इस उपयुक्त स्थान बनाया है कि जहाँ के जाके विश्राम कर सके या रुक सके रोड पर। हाँ, जबकि 24 घंटे ने गुजरना हमें रोड पे ही रहना है। आप बताइए किसी भी रोड पर हम कहाँ जाते हैं? किसी होटल पर चले गए जी, किसी होटल पर चले गए, या सपोज करो कि रोड पे हमें अभी मुझे मैं ड्राइवर, मैं एज ए कई बार देखते हैं मैं एज ए ड्राइवर हूँ, मैं और मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और रात को मैंने गाड़ी करी, हो सकता है क्योंकि नींद मुझे भी आ सकती है, नींद एक ऐसा विषय है। अब मुझे नींद आई और मैंने 2 घंटे के लिए मैं आराम करने को चाहा कि 2 घंटे जिससे कोई हादसा ना हो, अगर मैं 2 घंटे आराम करना चाहा तो मैं कहाँ जाऊँगा? रोड पे खड़ा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और रोड पे अगर खड़ा होता हूँ तो हो सकता है मेरा कोई दूसरा भाई ऐसा आ रहा हो तो रोड पे मैं खड़ा हो सकता है कि हम आपस में पड़ जाए। बिल्कुल, देखिए हम लोग हादसों को भी स्वयं आमंत्रित करते हैं। बिल्कुल, इस पहलू पे तो जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि जो दिनों रात आपके लिए दौड़ता है, परिवहन संचालित करता है, उसको भी तो कहीं ना कहीं विश्राम की जरूरत होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया। देखिए, अब आगरा है, आगरा एक अंतर्राष्ट्रीय शहर। बिल्कुल, बेशक। सन 1975 में के आसपास आगरा में केवल एक ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की। अब 1975 से आज 25 चल रही है, पूरे 50 वर्ष का समय गुजर गया। 50 वर्ष पहले आबादी क्या थी और 50 वर्ष बाद आज आबादी क्या है? 50 वर्ष पहले वाहन कितने थे, आज वाहन कितने हैं? इन 50 वर्षों में इतनी सरकारें आई हो गई, लेकिन किसी ने ट्रांसपोर्टरों के बारे में नहीं सोचा होता तो आज उसी एक ट्रांसपोर्ट नगर में जी, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर नहीं वर्कशॉप नगर बन गया है। बिल्कुल, ये बहुत फैक्चुअल बात है। सुनिए, हम लोग कई बार जाते हैं। अब हमारे पुराने ट्रांसपोर्ट है आगरा के अंदर ही, दरेसी में है, फ्रीगंज में है, चीनी मंडी में है, बैठे हुए। गवर्नमेंट चाहे जब आदेश कर देती है बाहर निकलो, हम बाहर निकलने को तैयार हैं, हम जाना चाह रहे हैं बाहर, लेकिन हमें कोई उपयुक्त स्थान तो दो। बिल्कुल, अब आपने तमाम इंडस्ट्रियल एरिया तमाम आप लोगों को विकसित की, लेकिन 50 सालों में क्या एक हम दूसरा ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाए? हाँ, ये एक बड़ी बात है। आगरा जैसा शहर अंतर्राष्ट्रीय शहर, और वो भी अब बीचों बीच सिटी के अंदर है, जहाँ रोज हाथ से हम लोग आमंत्रित करते हैं। और वहाँ भी वर्कशॉप भी बना है। वहाँ वर्कशॉप नगर बने। अब ये इन वाहनों को हम कहाँ लेके जाएं, कहाँ करें, कौन सा ट्रांसपोर्ट नगर है, कहाँ जाके हम अपनी गाड़ियों को विश्राम दें या अपने ड्राइवर से कहें कि वहाँ जाके करा के लाओ। अब शहर के अंदर अब व्यस्ततम शहर है आगरा शहर है। उसके बाद अब अभी पहले ट्रांसपोर्ट नगर था, अब वहाँ अंतर्राज्यीय बस अड्डा और आ चुका है जी। अब अंतर्राज्यीय बस अड्डा आने के बाद वहाँ पर होटल व्यवसाय भी आ गए हैं, तमाम अपने दैनिक चर्या वाले जो लोग हैं, ठेल ढकेल वाले वो भी है, भीड़ इतनी है, मैकेनिक है, और ट्रांसपोर्टर वही ट्रांसपोर्टर तो बड़ा हुआ नहीं जी। जो गवर्नमेंट की 50 साल पुरानी योजना थी, 50 साल पहले जो ट्रांसपोर्ट बनाया था, आज कम से कम आगरा को ऐसे 4-5 ट्रांसपोर्ट हो गई जी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों की आवाज दबा दी जाती है और अभी एक ट्रांसपोर्ट के अलावा दूसरा ट्रांसपोर्ट भी अभी मुहैया नहीं हो पा रहा है। कई बार सरकार यहाँ चली जाइए, यहाँ बना रहे हैं, वहाँ बना रहे हैं, लेकिन आज तक कोई नियमित ट्रांसपोर्ट नगर नहीं। दूसरे शहरों की क्या स्थिति है यदि हम बात करें? नहीं, दूसरे शहरों में भी है, ट्रांसपोर्ट नगर बने हैं, दूसरे शहरों में भी हुआ है। अब जैसे हमें अपने चंडीगढ़ की थे, चंडीगढ़ का एक ऐसा नियमित बड़ा बहुत अच्छा सुसज्जित ट्रांसपोर्ट नगर है। वहाँ अलग केवल उसमें ट्रांसपोर्ट नगर में केवल वाहन ही वाहन खड़े होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स ही हैं वहाँ पर, केवल ट्रांसपोर्टर्स ही हैं। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल उसी जहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्ट नगर है उस ट्रांसपोर्ट नगर में देखिए ट्रांसपोर्टर भी है, उसके अंदर वर्कशॉप भी है, स्पेयर पार्ट्स वाले भी हैं, और उसी में होटल भी है, ढाबे भी है, रेल ढकेल आरटीओ भी वही है, सब मिश्रित हो गया, सारा मिश्रित है उसी एक ही उसमें जी। तो एक बार ये शरीर है, इसकी एक दिनचर्या है, उसको सोना भी है, जागना भी है, फ्रेश भी होना है, नहाना भी है, धोना भी है, सब कुछ है। लेकिन क्या हम आगे अपने इसी ट्रांसपोर्ट पर क्या यह सुविधा है? ये नहीं, इन सुविधाओं से वंचित हम लोग। जब पेट्रोल पंप पर चले गए जी, पेट्रोल पंप पर भी जाते हैं तो अब सपोज करो हर पेट्रोल पंप पर डीजल थोड़ी डलवाता हूँ मैं जी,
भाई किसी पेट्रोल पंप डलवा लिया, अब आगे जाकर दिक्कत आ गई, अब दूसरे पेट्रोल पंप पर मैं जा रहा हूँ, मैं खड़ी कर रहा हूँ, तो हर 50-100 किलोमीटर पे गवर्नमेंट को ये चाहिए कम से कम एक ऐसा स्थान हो जहाँ पार्किंग हो, जब प्रॉपर रेस्ट एरिया हो, ये हम लोगों को उपलब्ध करानी चाहिए सरकार को, जब इतने हम लोग टैक्स दे रहे हैं। और इससे हमारे व्यवसाय से प्रदेश देश जो एक चल रहे हैं या हमारे टैक्सेशन से चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम हम लोगों को ये सुविधाएं दी। जी, एक परिवहन के साथ में यहाँ कम्युनिकेशन की बात और करना चाहूँगा कि जो कम्युनिकेशन है, संचार है, जब आपकी गाड़ी कहीं आपके एरिया से और एक दूसरे स्थान तक नियत स्थान पर जाती है और वहाँ कहीं बीच में मिस हैपनिंग होती है या कोई दुर्घटना होती है, तो संपर्क होने में कई बार दिक्कतें आती हैं। विभागीय सामंजस्य के रूप में यदि हम बात करें, आपके निजी लोग ना हों, तो विभागों से किस तरह की मदद मिल पाती है? क्या कोई संपर्क का कोई साधन बनता है? अभी देखिए, हमारे ड्राइवर, हम कह रहे हैं हमारे ड्राइवर का जो ड्राइवर लेके जा रहा है, क्या हमारी किसी जाति दुश्मनी है? हम कभी किसी से, हम तो केवल बच के निकलना चाहते हैं और अपने जो बहाने उसको, जो गंतव्य है, हमारा स्थान जहाँ जाना है, हमें वहाँ उसको दूरी तय करनी है, हमारा ध्यान वहाँ फोकस रहता है। अब लेकिन कभी किसी की वजह से अगर कोई हादसा हो जाता है, उस हादसे की स्थिति में भी क्या होता है कि पब्लिक ये नहीं देखती हादसे का कारण कौन है। मैं बताता हूँ अभी क्योंकि जैसे आप जो भी सवाल करेंगे उसमें मेरे एक नया दर्द झलक कर आएगा जी। आप अगर मुझसे जो सवाल करेंगे उसमें नया दर्द झलक कर आएगा। देखिए, ऐसा हादसा होने की स्थिति में सबसे पहले पब्लिक बजाय उस हादसे का कारण जाने, सबसे प्रथम उस ड्राइवर को मारने का काम करती है। ड्राइवर को पकड़ो, और ऐसे में कई हमारे वाहन चालकों की जान भी गई जी। तो ये हो जाता है। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ी व्यवस्था है कि एक्शन होने की स्थिति में कोई भी मदद के लिए आगे नहीं जी। मदद के लिए बहुत लोग जिस तरीके आगे आना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि पुलिस प्रक्रिया में फंसेंगे जी। हादसा हो गया, हादसे के बाद में हमें गवाही के लिए जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, तो ऐसी प्रक्रिया है। इसलिए एक आम व्यक्ति किसी मदद से व्यवस्था है जी। इसमें जनता जनार्दन को थोड़ा सा अपने आप को इतना समझदार बनाना चाहिए कि हम लोग केवल एक ड्राइवर के, या एक बात हो, ये देश का नियम है, हमारा संविधान है कि अगर किसी ने कोई हादसा किया, कोई जानबूझ के भी किया है, तो आपको आप दंड, हर प्रकार से कानून उसको नियंत्रित कर सकता है, कानून नियंत्रित करेगा, उसे दंड देने का अधिकार कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जब जनता जनार्दन कानून अपने हाथ में ले लेती है, या तो फिर थोड़ा सा हाथ से डर बनता है, उस डर के भय में ये कुछ घटनाएं बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। एक ट्रांसपोर्टर के अंदर जितना दर्द और जितनी बातें हैं, हमने कोशिश की है आज आपसे द रियल टॉक शो में वो वास्तविकता पटल पर लाने की, जनता के सामने रखने की, जिससे कि लोग भी ये जान सकें कि आखिर एक ट्रांसपोर्टर किन परिस्थितियों से गुजरता है। कैसा लगा ये बातचीत आपको आज? पहले तो मैं आपका आभार ही व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हकीकत है अभी हमारी दर्द की फहरिस्त बहुत लंबी है जी। अभी तो चंद बातों में ही आपके सामने हमने दर्द बयां किए, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने रियल टॉक में, जिस तरह से टॉक शो में आपने आज हमारी बात सुनी है, आपकी तरह और भी चैनल्स जी हमारे इस दर्द को सुने, समझे, और इस पर एक नियमित कहीं ना कहीं चर्चा हो जी, तो एक बड़ा सुधार हो सकता है। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी हम लगातार आप लोगों के बीच आएं और आपकी बात को लोगों तक पहुंचाएं। मैंने बताया, फाइनेंसर से लेकर, एक वर्कशॉप से लेके और फाइनेंसर तक, परिवहन विभाग से लेके एक कर्मचारी तक, हम लोगों की कहीं ना कहीं इस तरह के, हम कहीं ना हर कड़ी में हम मौजूद हैं जी। हर कड़ी में हम मौजूद हैं, तो इस कड़ी को कमजोर मत करो जी। ये अगर कड़ी कमजोर हो गई, जिस दिन इस व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों ने अगर हाथ खींच लिए, आज मैंने एक शायद आपसे चर्चा भी की थी, एक विभाग हमारी सरकार स्वयं संभालती है जी। एक विभाग हमारा जैसे है परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग में जो बस इत्यादि वगैरह जो, ये तो वो सरकार के पास है। बिल्कुल। प्राइवेटों को कुछ लोगों ने परमिट दिए, लेकिन वो तो सरकार के पास ही है। बिल्कुल। क्या सरकार से पूछिए, क्या सरकार लाभ में है जी? कई बार ये चीजें सरकार लाभ में,
जब सरकार इस व्यवसाय को जब वो बिल्कुल अपने तरह से करती है, बिल्कुल एक नियमावली के साथ में करती है, जब वो लाभ मिली है तो हम लोग लाभ में कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंसर के डर से लेके परिवहन विभाग के अधिकारियों तक का डर जी, रोड पर चलने से इंजन गाड़ी के टायर से लेके इंजन तक का डर, बिल्कुल ड्राइवर की उपस्थिति न होने से लेके वाहन कैसे चले उसके डर के साथ में हम लोग इस व्यापार को कर रहे हैं। तो मेरा तो सभी से यही अनुरोध है और आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि ये व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसे हर व्यक्ति कर रहा है। जो इसको समझ है नहीं है, नया व्यक्ति है, जब वो कोई नहीं जानता तो इस व्यापार से अपना जीवन यापन कर रहा है, तो इसे हर ज़्यादातर तो अब पहले संपन्न व्यक्ति इस व्यापार को करते थे, लेकिन अब मेरा जो मानना है कि संपन्न व्यक्ति व्यापार से दूरियां बनाते जा रहे हैं। अब तो केवल एक गरीब तबका का हो या जरूरतमंद व्यक्ति का हो, वो इस व्यापार में आना चाह रहा है या व्यापार कर रहा है, तो इस व्यापार में होने वाली खामियां, इससे होने वाले जो दुष्प्रभाव है या जो दिक्कत है, उसमें सरकार कदम उठाए। आप लोग जैसे मीडिया वाले बंधु हैं, आप लोग उठाएं तो जो हमारी समस्या सरकार तक जाए, लोगों तक जाए, तो हम लोगों को कम से कम कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। जाके भाई वो कहते हैं ना, जाओ तब सवेरा, या जैसे कहें तो भगवान के आगे दुआ करते हैं, तो हम लोग तो सब ये दुआ ही कर सकते हैं कि इस व्यवसाय जीवित रहे, बना रहे। आज वर्तमान हालात ये ये व्यापार दिन पर दिन घटते जा रहा है, उस व्यवसाय को करने वाले व्यवसायी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो फिर आए दिन किसी तरह की अप्रिय घटना समझो, चाहे आप उनसे जो भी कुछ ऐसे अपवाद है हो रहे हैं वही उत्पन्न होंगे। अच्छे लोग इस व्यापार से पलायन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बातचीत हुई आपसे और विस्तार से जानने का, आपके बीच में आने का भी मौका मिलेगा। रियल टॉक शो के सभी दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि ये बातचीत आपको कैसी लगी, इस बातचीत को पूरा अंत तक देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर होगी किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात। नमस्कार।